देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन की नींदें हराम हैं। पाकिस्तान पहले ही पस्त है। दुश्मनों को यह समझ में आ गया है कि उनके टुकड़े टुकड़े का वक्त आ गया है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सभी का स्वागत है। राफेल ने फ्रांस से उड़ान भर दी है। अबू धाबी तक वो पहुंच चुका है और अब भारत में उसका इंतजार है। लेकिन उसके आने से पहले चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। जिनपिंग इमरान की सांसें थमी हुई हैं। ड्रैगन बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान परेशान है क्योंकि राफेल का निशाना अचूक है और इस पर भरोसा अटूट। आज हम आपको राफेल की ताकत बताएंगे। चीन को S-400 नहीं मिलेगा, लिहाजा चीन की हालत खराब है। दक्षिण चीन सागर में चीन को जल्द याद आएगी नानी, और क्यों ऐसा होने वाला है आपको बताएं उससे पहले ये बड़ी खबर ये कि चीन अमेरिका के तनाव में ये एक और महत्वपूर्ण कड़ी। चेंगडू में यूएस दूतावास बंद करने पर बयान आया है। चीन ने अमेरिका को टेंशन का जिम्मेदार बताया है। अमेरिका से टेंशन नहीं चाहता चीन ने यह भी दोहराया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ तनाव नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका इस तनाव में इजाफा कर रहा है। उन्होंने चेंगडू में अमेरिका का कॉन्सुलेट बंद कर दिया है और उसके बाद यह बयान आया है। निश्चित रूप से चीन इस तनाव को बढ़ा रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी वो अमेरिका पर थोपना चाहता है। कैसे लगातार चीन अमेरिका को उकसाने वाले काम कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा। वांग यी का कहना है कि इस सब के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। और अब मैं आपको अड़ी के पहले पड़ाव की तरफ ले जाऊं, उससे पहले आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट आपको नजर आ रहे हैं। एयर वाइस मार्शल एसके जिंदल, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। एयर कॉमोडोर BS सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल S डिन्नी, CO रह चुके हैं लद्दाख में, हमारे साथ होंगे। अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी जुड़ेंगे, सुमित, जो कि आपको बताएंगे इस वक्त लेटेस्ट क्या है और क्या अब युद्ध के मुहाने पर लगभग पहुंच गई है दुनिया। लेकिन सबसे पहले आइए ये जरूरी जानकारी हम लेते हैं और उस पर विशेषज्ञों की टिप्पणी। सबसे पहले आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं जो यहां बिग वॉल में आपको अब नजर आने वाला है। क्या है ये और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहली स्लाइड प्लीज। यहां आपको दिखाई दे रहा है राफेल जो कि फ्रांस से चल चुका है। दसा एयरवेज ने आपको मालूम है कि इसे बनाया है और ये अब एक पड़ाव के बाद हिंदुस्तान पहुंचने वाला है और इसके हिंदुस्तान पहुंचते ही पूरा सिनेरियो बदल जाने वाला है। दुश्मन को जाहिर है अब खैर मनाना होगा, क्योंकि राफेल यहां से मेरिनेक फ्रांस से 27 जुलाई को यहां से आप देख रहे हैं ये उड़ान, ये अल-दफ्रा UAE में सिर्फ एक स्टॉप ओवर और उसके बाद अंबाला में, भारत में अंबाला में इसकी तैनाती। विचार ये भी चल रहा है कि इसकी सीधे लेह में भी तैनाती हो सकती है और ये जाहिर है पूरे सिनेरियो को बदल देने वाला है। अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि राफेल में J-20, जिसको सबसे ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है, जो चाइना के पास है, 5th जनरेशन राफेल, और इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास मौजूद F सीरीज का लड़ाकू कौन कहां कितना ताकतवर है वो हम आपको दिखाते हैं। F-16 ये 4200 किलोमीटर का दावा कॉम्बैट रेडियस का किया जाता है। कॉम्बैट रेडियस मतलब वो दूरी जहां तक एक फाइटर जेट उड़ान भरने के बाद अपना टारगेट अचीव करने के बाद लौट आता है, उसको कहते हैं 4200 किलोमीटर। राफेल 3700 किलोमीटर कॉम्बैट रेडियस, J-20 की 3400 किलोमीटर की कॉम्बैट रेडियस बताई जाती है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो F-16 का दावा जरूर है, लेकिन यहां राफेल जमीनी हकीकत में कहीं आगे है। उसके बाद आप देखिए रेंज, एमराम, उसमें जो मिसाइल लगी हुई है F-16 की मिसाइल, उसकी रेंज 100 किलोमीटर तक वो मार कर सकती है। राफेल में जो मिटियोर लगी हुई है, जो हवा में मार करने वाली मिसाइल है, उसकी रेंज है 150 किलोमीटर। और J-20 में PL-15 रेंज
300 किलोमीटर। इस हिसाब से J20 आपको सुपीरियर जरूर लग रहा है, कुछ और पैरामीटर्स में आपको J20 सुपीरियर लगेगा, लेकिन क्यों वो कार आमद नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखें इसमें अगली मिसाइल है, एमराम तो आपने देख लिया, लेकिन रफेल में हैवर लगी हुई है जो कि एक खास तरह की मॉडर्न एजाइल म्यूनिशन वाली एक मिसाइल है जिसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, 60 से 70 किलोमीटर है, लेकिन इसमें मनूवरिंग के साथ बहुत जल्दी टारगेट को अचीव किया जा सकता है, उसको किल किया जा सकता है। J20 में PL-21 लगी हुई है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है। हालांकि ये क्योंकि एक अलग कैटेगरी की मिसाइल है इसलिए उसको PL-21 के साथ नहीं कंपेयर किया जाना चाहिए। अगली इंफॉर्मेशन प्लीज। और यहां अगर आप देखेंगे F-16 254 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर्स पर सेकेंड, इसकी स्क्रैम्बल करने की स्पीड कितनी जल्दी, किस रेट के साथ ये हवा में कितनी जल्दी ऊपर जाता है उसको अगर देखेंगे, एक तरीके से आप पिकअप समझ लीजिए, तो ये 254 मीटर प्रति सेकंड, ये 300 मीटर प्रति सेकंड और इधर 304, मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो सुपीरियर दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कोई बहुत बड़ा फर्क इस हिसाब से नहीं है। स्क्रैम्बल करते हुए कितनी जल्दी ये ऊपर जाता है इसमें। अगली इंफॉर्मेशन प्लीज। ये आप रेट ऑफ क्लाइंब देख रहे थे और अब आप देखेंगे F-16 एक 15,240 मीटर, रफेल 18,000 मीटर और उधर आप देख रहे हैं J20 18,240 मीटर। ये कुल मिला के किस हाइट पर जाने के बाद वो उड़ान भर सकता है, वो आपको 1 मिनट के अंदर ये जो ऊंचाई अचीव कर लेगा, जिस ऊंचाई में जाकर ये उड़ान भरेगा, 1 मिनट के भीतर 15,240 ये रेंज है F-16 की, रफेल 18,000 उससे कहीं ज्यादा, और इधर जो आपने देखा J20 उससे कुछ ज्यादा, लेकिन जाहिर है वो तिब्बत की उस जगह से उड़ान भरने लायक नहीं है जहां से असल में चीन अगर ये पूरा मोर्चा खोलता है तो उसे अपने फाइटर जेट्स को रवाना करना होगा। F-16 टॉप स्पीड 2,414 किलोमीटर प्रति घंटा, रफेल 2,450 किलोमीटर प्रति घंटा। उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें फर्क नजर आ रहा है, उधर 2,100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इस पैरामीटर में देखेंगे तो रफेल निश्चित रूप से सुपीरियर है। अगली इंफॉर्मेशन प्लीज। और जल्द ही हम आपको यह भी बता दें कि यहां पर जो आपको ये चीन दिखाई दे रहा है और ये भारत का नक्शा, यहां पर चीन तिब्बत के एयर बेसिस से जाहिर है J20 को ऑपरेट नहीं कर सकता, बहुत लंबा रनअप चाहिए और साथ में इसको रिफ्यूल करने के लिए बहुत जल्दी इसको रिफ्यूलिंग की आवश्यकता होती है। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो रफेल निश्चित रूप से बहुत सुपीरियर है और ये ओमनी यूटिलिटी फाइटर है। इसको आप चाहें तो किसी पहाड़ के पास बहुत छोटी सी एयर स्ट्रिप में उतार सकते हैं, जबकि जो चेंगडू J20 है उसको बहुत लाव लश्कर चाहिए और वो एक तरीके से इस मोर्चे में सफेद हाथी साबित हो सकता है। पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है, जो मैंने आपको बताया ओमनी यूटिलिटी, पहाड़ों में कम जगह पर ये उतर सकता है। मनूवरिंग में इसकी जो खासियत है वो J20 के मुकाबले ज्यादा है। समुद्र में युद्ध पोत पर आप इसको आसानी से लैंड करा सकते हैं और रफेल में 360 डिग्री की विजिबिलिटी है। अगर ये एयरक्राफ्ट है तो 360 डिग्री में ये अपने टारगेट लॉक करके उस पर अपनी मिसाइल छोड़ सकता है। एक बार में 26,000 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, 26 टन वजन एक बार में अपने साथ ले जा सकता है। और इस हिसाब से अगर देखें आप तो ये इसको खास बनाता है। 10 घंटे तक, एक बार फ्यूलिंग के बाद ये 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, जबकि J20 को बहुत जल्दी तेल पिलाना पड़ता है। 1 मिनट में 2500 फायर कर सकता है, 1 मिनट के अंदर 2500 राउंड ये भेज सकता है और 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट्स पर एक साथ निशाना। 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट्स को अपने खास तरीके के रडार सिस्टम के जरिए ये उनको लॉक कर सकता है और उनको तबाह कर सकता है। रफेल निश्चित रूप से F-16 जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है अब जरूरत के मुताबिक, उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। J20 दिखाई देता है कि ये रफेल के मुकाबले कहीं आगे है, इसलिए इसको 5th जनरेशन स्टेल्थ कहते हैं, लेकिन ये कार आमद नहीं है।
आपको जहां इसका इस्तेमाल करना है वहां इसका इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। ये एक बड़ी वजह है कि J20 सिर्फ दिखाने का दांत है, काटने का नहीं। मैं अपने मेहमानों के पास चलता हूं और सबसे पहले कुलकर्णी साहब से इस बारे में बात करना चाहता हूं। कुलकर्णी साहब, पूरा सिनेरियो राफेल के आ जाने के बाद क्या डिफरेंशिएटर हिंदुस्तान की ताकत में होने वाला है? मैं कहूंगा गौतम, ये ब्यूटी एंड बीस्ट जिसे बोलते हैं ना, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। ये इट्स ए रियल गेम चेंजर। इट विल ऐड टू द ऑपरेशनल पंच। मैं बताऊं आपको, ये जब इसका विदाउट एनी आर्म्स एंड दिस थिंग, इसका वजन है 10 टन और लाइट टैंक्स जो होते हैं उनका वजन होता है तकरीबन 20 टन। और आप देखिए, आपने खुद कहा ये 24 टन मतलब इसका जो पूरा वेपनरी इसके साथ है, ये 24 टन, यानी कि लाइट टैंक जमीन के ऊपर 20 टन का होता है, 20-22 टन का। ये 24 टन का एक जबरदस्त, जिसपे हैमर मिसाइल जो आप 70 किलोमीटर, कोई भी बंकर बना हो, इट कैन जस्ट टेक ऑन इट्स फायर एंड फॉरगेट। और इस तरह के जिस तरह के मिसाइल इसमें लोडेड हैं, जिस तरह का इसमें आर्मामेंट है, मैं कहूंगा इट इज एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर। और अभी लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड है, वहां से क्यों चीन को दिक्कत आ रही है? क्यों चीन पाकिस्तान में स्कार्डू के एयर स्ट्रिप्स में जाकर के अपने हवाई जहाज लगा रहा है? क्योंकि उनको मालूम है कि वो वेपन के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं जहां पे उनके एयर स्ट्रिप्स बने हुए हैं टिबेटन प्लेटो के ऊपर। तो ये उनको जबरदस्त एक डिसएडवांटेज है। हम लोगों को दिस एयरक्राफ्ट इज ए रियल पंच, बिकॉज बाकी हवाई जहाज जो है हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी द रियल डिफरेंशिएटर। कुलकर्णी साहब के पास मैं दोबारा आता हूं, एक राउंड सारे मेहमानों के पास जाऊंगा और उनकी राय लूंगा। मैं इससे पहले कि अपने डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाऊं, मैं कर्नल दिन्नी के पास इस बात में जानकारी के लिए जानना चाहता हूं कि दिन्नी साहब, वहां का जो टेरेन है, वहां पर हवाएं जिस तरह की चलती हैं, ये भी कहा जाता है कि वहां की हवाएं विरल होती हैं, कम सघन होती हैं। वहां पर उड़ान के लिए खास तरीके की तकनीक और खास तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत है। J20 F-16 बनाम राफेल, आपको कौन कहां दिखाई दे रहा है? दिनेश जी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अभी जनरल कुलकर्णी साहब ने बताया था कि इसकी जो पोटेंशियल है उसमें कोई हमें कोई किसी चीज़ में भी कोई डाउट नहीं है। सबसे जो चीज़ इसमें जो अलग है वो, अगर उसकी आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इसको हाई ऑल्टीट्यूड में यूज़ कर सकते हैं, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड में लैंड करके वहाँ से टेक ऑफ होने का इसका एक कैपेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। खास तौर पे लद्दाख जैसे एरिया में हमें मालूम है कि लद्दाख में जैसे लेह है, वहां पर एक दोपहर के बाद फ्लाइट को लैंड करना और टेक ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसे होते हैं। तो उस इलाके में भी अगर मान लीजिए राफेल जैसा लड़ाकू विमान वहां रख के, और आपने जितने अच्छी तरह से पूरे जो कैरेक्टर्स बताए, उसका रहना वहां पर एक अलग ही एक पूरा, जैसे कुलकर्णी साहब बता रहे थे, एक गेम चेंजर होगा। इसका सिर्फ ये वहां से टेक ऑफ होने की जो मादा है उसकी उस अकेले उस क्वालिटी की वजह से, दिनेश जी, ये पूरा अपनी उन क्वालिटीज की वजह से उनके समकक्ष जो ताकतें बताई जा रही हैं हमारे एडवर्सरीज की, उनसे कहीं कहीं आगे दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ जो दूसरे डिफेंस एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, अब मैं उनका रुख करना चाहूंगा। एयर कॉमोडोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं BS सिवाच साहब। सिवाच साहब, मुझे ये समझाइए, यहां पर यह बताया जाता है कि J20 जिससे खास तौर से मुकाबिल है राफेल, J20 उसके लिए ना तो टेक ऑफ आसान है, ना उसकी तिब्बत जैसी जगह पर लैंडिंग, उसकी रिफ्यूलिंग को लेकर भी समस्या है। जरा मुझे समझाएंगे किन किन पैरामीटर्स पर वो एक तरीके से सफेद हाथी है? देखिए, वैसे तो क्लेम्ड है कि J20 जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो है ये सिर्फ जो है क्लेम किए गए हैं। असल में क्या है उसका किसी को मालूम नहीं है। दुनिया भर में लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है कि J20 जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। J20 में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उसको हाई ऑल्टीट्यूड से टेक ऑफ करना, उसका एज इट इज़ बहुत ही भारी एयरक्राफ्ट है। इंजन में उसके बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, और उसकी जो मिसाइल सिस्टम है, वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी जो है, वो भी इतनी अच्छी मिसाइल वगैरह नहीं है, जो प्रूवन मिसाइल नहीं हैं, जो कि हमारे पास जो है राफेल में होंगी, मीटियोर, स्कैल्प एट्सेट्रा। तो आप देखिए कि जो है सिर्फ उसमें J20 में क्लेम किया जा रहा है। J20 अगर अपने राफेल के सामने लाया जाता है तो राफेल उसको डेफिनेटली जो है मार गिराएगा, इससे पहले कि J20 कोई एक्शन ले सके। J20 वो अभी तक उसका वॉर टेस्ट नहीं हुआ है, जबकि राफेल को कई जगहों पर आजमाया जा चुका है। सीरिया में, लीबिया में वो आजमाया जा चुका है,
लेकिन J20 अभी तक सिर्फ दिखाने वाला थप्पड़ है। उसने आज तक अभी परफॉर्म करके और अपनी सुपीरियरिटी अभी तक साबित नहीं की है। मैं अपने मेहमानों के पास वापस जाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम 6:15 बजे और 6:30 बजे क्या डिस्कस करने वाले हैं। 6:15 बजे आपका इंतजार कर रहा है कुछ बेहद खास। S-400 नहीं मिलेगा, अब रूस छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। कैसे, मैं आपको बताऊंगा 6:15 बजे। लेकिन उससे पहले मैं सुमित के पास जाना चाहता हूं। सुमित, क्या ये राफेल के यहां पहुंचे तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूएई में जो स्टॉप ओवर लिया गया है, यूएई में मुमकिन है कि बहुत सारे आईएसआई एजेंट्स हों, वहां पर वैसे भी पाकिस्तान की पहुंच माना जाता है कि है। क्या ये एक कंसर्न है या ये यूं ही कई सारे कंसर्न हैं जो हवा में तैर रहे हैं, इसका कोई वजूद नहीं है? देखिए, ये हवा में तैरने वाले ज़्यादा कंसर्न्स हैं या फिर र्यूमर है, लेकिन मैं आपको बता दूं दिनेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि इसके आने की खबर ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में ना हो। दुनिया भर को पता है कि भारत की एयर डिफेंस क्षमताएं कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली, और जब राफेल की हम लगातार बात कर रहे हैं तो ये बात उस समय, ये विमान उस समय आ रहा है जब भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, उस समय आ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह कि इसके आने के बाद इसको एक गेम चेंजर हम लगातार कह रहे हैं, हमारे सभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, आप भी लगातार हर रोज ये बताते हैं कि किस तरीके से गेम चेंजर होगा। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा, किस तरीके से गेम चेंजर है समझूंगा, लेकिन एक अहम खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं। चीन ने अमेरिका को आंख दिखाई है। चेंगडू में यूएस दूतावास के नेम प्लेट तक ढक दिए गए हैं और दूतावास के बाहर चीन ने सब कुछ छिपा दिया है। चीन ने वहां मौजूद वो तख्ती जिसमें लिखा हुआ था कि ये अमेरिका का दूतावास है, उसको तक हटा दिया है और इसकी तस्वीरें भी दुनिया के सामने जाहिर की हैं। एक तरीके से अमेरिका की बेइज्जती करने की कोशिश की गई है। पहले से जो जख्म है उस पर नमक छिड़कने की कोशिश की गई है। न सिर्फ दूतावास बंद किया गया है, बल्कि वहां से नेम प्लेट को हटाकर उसकी तस्वीरें बनाकर जग जाहिर की गई हैं। ये है वो दूतावास जो आपको नजर आ रहा है, और यहां पर जो तख्ती है उसको हटाकर, उसको हटाते हुए तस्वीरें और वीडियो बनाकर वहां के प्रोपेगेंडा मीडिया ने लोगों के सामने भेजा है। मैं इसको लेकर अपने राजनयिक मेहमान के पास जाऊं, उससे पहले के सिन्हा साहब के पास मैं ये बात समझने के लिए जा रहा हूं। सिन्हा साहब, ये राफेल की आमद के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि इसमें खास तरीके का जो राडार लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिवेटेड स्कैन्ड एरे, ये क्या होता है सर? ये जरा आप समझाएंगे क्या आम लेमैन के लिए? सिन्हा साहब, आवाज आ रही है आपको? जिंदल साहब, माफ कीजिए, जिंदल साहब। देखिए, ये जो इसमें रडार लगता है कि अपना जो राफेल एयरक्राफ्ट है, सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो है कि ये मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकली, वी कॉल एवियोनिक्स, इसके अंदर बहुत फिटेड है। और जो रडार है इसका सबसे बड़ी इसकी जो क्षमता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर लगे हुए हैं और ECCM जिसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, कि दुश्मन के कोई भी मिसाइल जब फायर होती है, जहाँ कोई नीचे से कोई रडार उसको ट्रैक कर रहा होता है, तो इसमें ऑटोमेटिकली वार्निंग आ जाती है। और जो आप बता रहे हैं एरे रडार जो उसके अंदर है, उसकी कैपेसिटी 280 किलोमीटर की है। 280 किलोमीटर तक ये रडार जो लगा हुआ है, ये दुश्मन में कोई भी हलचल हो रही है, कोई भी उसमें एयरक्राफ्ट लाया जो उसको कोई मिसाइल लॉन्च कर दी है उसके जहाज के ऊपर, जहाँ उसके कोई दुश्मन के जहाज आ रहे हैं, उसको ये पूरा ट्रैक करता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसमें मैं आपको बताऊं, जो इस राफेल के अंदर हेलमेट माउंटेड साइट लगी हुई है। जो हेलमेट माउंटेड साइट जो 360 डिग्री तक चारों तरफ दिखाई देता है, उसको पायलट को अपना विजुअली लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं, उसके सामने ही सारी वो पिक्चर दिखाई देती है। कमाल है। ये रडार जो आप बता रहे हैं, कमाल है सर। मतलब वहां बैठे बैठे वो अपने चारों तरफ, मतलब ये समझ लीजिए कि आपके सिर में चारों तरफ आंखें लग जाएं, इस तरह की स्थिति होगी। लेकिन अगली बड़ी खबर बताकर मैं अचल मल्होत्रा साहब के पास जाऊंगा। चीन और रूस के बीच टकराव बढ़ गया है। चीन को रूस ने S-400 की डिलीवरी रोकी है। S-400 सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम है। इसको लेकर मैं सुमित के पास भी जाऊंगा और समझूंगा इसके पूरे रेमिफिकेशंस। लेकिन उससे पहले अचल साहब के पास मैं जाऊंगा। अचल साहब, ये जो चीन हर बात पर अपने आप को 21 दिखाने की कोशिश कर रहा है और ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की नीति एक तरीके से उसने अपनाई हुई है, क्या उसने अपने आप को वाकई वॉर के लिए तैयार कर लिया है? जबकि वो देश वो है जो ये कहता रहा है कि बगैर लड़े युद्ध जीत लो। नहीं दिनेश, देखिए, चीन जो है इस समय बहुत बड़े दबाव में है। खास तौर से जो अमेरिका है
वो उसके खिलाफ उसने एक जंग छेड़ रखी है। पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज को एक साथ होने की उसने कॉल करी है। और चीन की स्टेटमेंट्स को अगर आप ध्यान से पढ़ें और सुने तो आप महसूस करेंगे कि चीन इस समय बहुत ही डिफेंस पे है, लेकिन वो बार बार ये कहता है कि हम अमेरिका को डिस्प्लेस नहीं करना चाहते, हम अमेरिका से रिश्ते नहीं खराब करना चाहते। और उसकी जो स्टेटमेंट्स में से साफ झलकता है वो किसी भी तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता। मतलब ये कि अमेरिका को भड़काने और उसको नुकसान पहुंचाने का कोई ऐसी चीज नहीं है जो कसर छोड़ रहा हो, और साथ में ये कह रहा है कि हम रिश्ते अच्छा चाहते हैं। ये कैसे होगा? अचल साहब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले S-400 और सुमित मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी आ जाएं, जरा ये समझाएं S-400 क्या है। ये वो सिस्टम है जो आपको सुरक्षा देता है किसी भी मिसाइल से जो आपकी तरफ आ रही हो, उसको दुश्मन की टेरिटरी में खत्म करने का मादा रखता है। ये किसी ऐसे एयरक्राफ्ट जो आपकी तरफ आ रहा हो, फाइटर जेट, और जिसको वहीं पर खत्म करना हो, उसके खिलाफ डिफेंस देता है। ये S-400 जिसके बारे में बताया जा रहा है कि रूस ने डिलीवरी रोक दी है चाइना को, मतलब क्या उसके पास S-400 पहले से नहीं है? देखिए उसके पास 2 रेजिमेंट्स ऑलरेडी पहुंच चुकी है S-400 की, लेकिन लगातार चीन अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा था, जिसको लेकर रशिया ने सस्पेंशन किया। हालांकि रशिया की तरफ से कहा गया कि क्योंकि कोविड के चक्कर में ये सब किया गया, लेकिन 2 रेजिमेंट्स चीन के पास ऑलरेडी है। मैं आपको बता दूंगा दिनेश, सबसे पहली रेजिमेंट उसके पास 2018 में आ गई थी और इस साल दूसरी रेजिमेंट उसके पास आ गई थी, और उसने पहली रेजिमेंट खास तौर पे बीजिंग में डिप्लॉय की। हमारा तो जो S-400 की डिलीवरी ऑन टाइम है ना, निश्चित तौर पर 2021 तक। और ये जो कहा जा रहा है सुमित, ये बताइए, ये देखिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि एक दिल्ली में, एक ये पंजाब में, और ये नॉर्थ ईस्ट में एक तैनात किया जाएगा, इधर एक राजस्थान में तैनात किया जाएगा, गुजरात के पास इधर तैनात होगा, और इधर कहा जा रहा है कि साउथ में। क्यों टोटल 5 रेजिमेंट्स आनी है निशांत, और माफ कीजिएगा दिनेश। और दिनेश सबसे खास बात यह है कि इन 5 रेजिमेंट्स को टेक्निकली खासतौर पे दिल्ली हो, दूसरे शहर, और 440 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की इसकी मिसाइल्स की रेंज होती है। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, तो एक आप मान के चलिए रेजिमेंट के अंदर 4 से 8। ये जो कहा जाता है सुमित कि ये जो डिटेक्शन है इसका, ये 600 किलोमीटर तक अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है और 400 किलोमीटर तक ये टारगेट को किल करने का मादा रखता है। इसके तो यहां से सबसे ज्यादा सहमने वाला जो देश है वो तो ये है, ये पाकिस्तान। देखिए सहमने वाला भी, और हमको थ्रेट परसेप्शन भी लगातार, क्योंकि आपको याद होगा कि बालाकोट एक बड़ा मेजर वो था कि उसके बाद बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की। हालांकि कर कुछ नहीं पाया पाकिस्तान, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश करता, और खासतौर पर हमारे ब्रिगेड ऑफिस के पास रजौरी के अंदर उसने अपने शेल्स गिराए थे, तो ये पोस्टरिंग थी उसकी तरफ से। तो अगर ऐसा करने की कोशिश करता है तो ये मिसाइल सिस्टम ना सिर्फ उसको ट्रैक कर सकता है उसी के इलाके से, बल्कि उससे अंदर घुसने से पहले उसे मार गिरा भी सकता है। तो ये अपने आप में निशान। नहीं, मुझे एक बात ये बताइए आप, ये जो S-400 के बारे में बताया जाता है, S-200 उसने 1967 में डेवलप कर लिया था, 1978 में उसने S-300 डेवलप कर दिया था, लेकिन S-400 में इतना लंबा वक्त लगा 2007 में, क्यों उसको? और फिर क्या S-500 अब जमीनी हकीकत होने में क्या बहुत लंबा वक्त लगेगा? 2020 का टाइम था। देखिए 2020 का टाइम है, लेकिन 2007 से अब तक आप मान के चलिए खुद रशिया ने कई मॉस्को के अंदर 2 रेजिमेंट तैनात कर रखी है अपनी, इसके अलावा उसके मल्टीपल जगह पे उसकी रेजिमेंट तैयार। और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एसर्ट है, क्योंकि जब हम लगातार राफेल की और S-400 की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं दिनेश, तो ये आने वाले वक्त में गेम चेंजर होगा। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ना सिर्फ इसके अंदर जो लॉन्चर्स लगे हैं वो 40 से 400 किलोमीटर की रेंज कर सकते हैं, बल्कि इसके जो कमांड व्हीकल्स हैं, यानी जो इसके अंदर रडार सिस्टम है दूसरे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सुमित कह रहे हैं 40 से 400 किलोमीटर, तो इसको समझना पड़ेगा 400 किलोमीटर हॉरिजॉन्टली और 40 किलोमीटर वर्टिकल, मतलब हवा में जो ऊंचाई अगर 40 किलोमीटर तक है और अगर वो जमीन में डिस्टेंस उसकी 400 किलोमीटर तक है, तो उसको अपने टारगेट को वो तबाह कर सकता है। ये है S-400। बहुत शुक्रिया, आप बैठे, मैं आपके पास फिर से आता हूं कुलकर्णी साहब, लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि जब 1962 का तनाव बन रहा था, उस समय खुश्चेव से बातचीत हुई थी चीन की, लेकिन उसके बावजूद मिग की सप्लाई रोक दी गई थी, लेकिन पेट्रोल की आपूर्ति जारी रही थी। यहां पर आरोप यह लगाया जा रहा है रूस की तरफ से कि हमारे यहां जासूसी हो रही थी और हमने S-400 रोक दिया है चाइना का। हकीकत क्या है सर? सवाल ये है कि S-400 को लगाने के लिए भी काफी कोई साथ में मिलकर के काम करना पड़ता है।
उधर जाकर के दिक्कत आएगी। तो रशिया का कहना बिल्कुल ठीक है कि ये वक्त ऐसा है कि चीन को S-400 का सप्लाई करने में फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो इस कोविड की बीमारी से परेशान हैं। रशिया भी इससे परेशान होगा। उससे अच्छा बेस्ट है कि इसकी जो डिलीवरी है रोक दी जाए। लेकिन रशिया जरूर इस बात की मंशा जाहिर करना चाहता है कि वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान के साथ उसकी जो दोस्ती है वो कोई माने रखती है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और जिस तरीके से हमारे रक्षा मंत्री को लेकर मैं अचल साहब के पास जाना चाहूंगा। क्या ये जो बात कही जाती थी रूस की तरफ से कि चीन हमारा भाई है, अगर हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, तो अचल साहब क्या वो नजरिया बदल गया? जहाँ तक चॉइस का सवाल है चाइना और इंडिया के बीच में, तो रशिया के लिए ये थोड़ी सी डिफिकल्ट चॉइस है आज की तारीख में। लेकिन डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में रशिया इस पूरे विवाद में न्यूट्रल रह रहा है और वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाला जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, पिछले कुछ सालों से रशिया अमेरिका और यूरोप के दबाव में है, उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई हैं और इन सब के चलते हुए रशिया का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में उनका बायलैटरल ट्रेड जो है $108 बिलियन हो गया है। एनर्जी सेक्टर में उन दोनों की आपस में काफी कोऑपरेशन कोलैबोरेशन हो रही है। तो चाइना की अहमियत रशिया के लिए काफी बढ़ी है पिछले सालों में। वो एक झटके में खत्म नहीं करना चाहेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरी स्थिति में रशिया कोई भी ऐसा काम नहीं करे जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। और आज की तारीख से ऐसा लगता है कि रशिया नहीं करेगा। रशिया ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया है, रशिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। और ऐसे वक्त में चीन का के लिए ये कहना कि हम S-400 अभी आपको नहीं देंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है और चीन हमारा भाई। मैं शिवाज साहब के पास जाऊं उससे पहले आपको ये बता दूं कि 6:30 बजे आप अड़ी में क्या देखने वाले हैं। 6:30 बजे 6:25 पर टू बी प्रिसाइस आप देखेंगे दक्षिण चीन सागर पर पहलवानी। शी जिनपिंग को अब याद आएगी नानी, लेकिन उससे पहले शिवाज साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये S-400 को लेकर अमेरिका का रुख बहुत क्लियर था कि हम सैंक्शंस लगा देंगे, वो जो खरीद करेगा, क्योंकि ये वहां के नियम के मुताबिक उस देश के लिए थ्रेट परसेप्शन के तहत आता है। क्या अब वो सिनेरियो कुछ बदला है हिंदुस्तान के संदर्भ में? आपसे बात कर रहा हूं सर मैं। डेफिनेटली यूएसए जो है एक पहले नहीं चाहता था कि हम जो है किसी तरह का रूस के साथ S-400 का जो सौदा करें, क्योंकि वो रूस पर सैंक्शन लगाना चाहते थे, दबाव डालना चाहते थे। लेकिन उनको ये भी क्लियरली मालूम है कि इंडिया की एयर डिफेंस की रिक्वायरमेंट के लिए S-400 का होना बहुत ही आवश्यक है। और उनको ये भी मालूम है कि हमारा और रशिया का बहुत पुराना जो है रिश्ता है। अगर इस रिश्ते में उन्होंने खटास डालने की कोशिश की तो अननेसरी और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। इसलिए जो है अमेरिका दूसरी तरफ देख रहा है और वो कोई सैंक्शन लगाने वाला नहीं है हमारे ऊपर S-400 को लाने के लिए, क्योंकि वो बहुत हमारी खास ज़रूरत है और सौदा काफ़ी जो है एडवांस स्टेज में है जो डील है। तो इसमें जो है आप बिल्कुल जो है इस बात का कोई चिंता करें तो नहीं है कि अमेरिका जो है अभी इसमें कोई अड़ंगा डालने वाला है। अमेरिका कोई अड़ंगा नहीं डालेगा, क्योंकि अभी जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वो बदले हुए हैं और जो पहले जो धुरी थी, जो सेंटर्स थे वो सब बदले हुए हैं। मैं डिन्नी साहब के पास इस सवाल को लेकर आना चाहता हूं। डिन्नी साहब, S-400 ये कंपैरेटिवली कितना बड़ा एज, और ये कहा जाता है कि आपके संसाधनों की ताकत के हिसाब से क्या कद है, इस पर आपकी नेगोशिएशंस डिपेंड करते हैं। आपकी टिप्पणी? दिनेश जी, इसमें आने से पहले मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा। जो S-400 चाइना के लिए रशिया दे रहा है वो हमें समझना चाहिए कि चाइना के लिए जो थ्रेट परसेप्शन है वो अमेरिका से है, जापान से है। तो जो ये जो S-400 वो दे रहा है रशिया इसलिए दे रहा है ताकि वो यूएस को अगेंस्ट यूज कर सके। तो और जो अभी तक जो बताया जा रहा था इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो वैसे ही रहेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें इस चीज का भी समझने की जरूरत है। जैसे आपका अगला जो पार्ट भी आने वाला है, चाइना और यूएस के तनाव चल रहा है, तो इसीलिए चाइना के लिए रशिया भी ये चाहता है कि उसको S-400 दे। तो ये भी हमें बात समझने की जरूरत है। दूसरी चीज जो आप बता रहे हैं, जैसे हमारे लिए जो S-400 का है,
हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत वीक एक टाइम था जब हमारा बहुत ही वीक है। अभी भी जब तक ये S-400 पूरी तरह से S-400 आने के बाद ये जो कमजोरी है वो ताकत में बदल जाएगी, कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब ये। लेकिन मैं इधर आना चाहूंगा और आपको भी आमंत्रित करूंगा सुमित। ये आप यहां पर जो देखने वाले हैं वो चीन जो फुफकारना नहीं छोड़ रहा है, काटेगा कि नहीं, दांत है कि नहीं पता नहीं, और जहर है कि नहीं बिल्कुल पता नहीं, लेकिन वो फुफकारना नहीं छोड़ रहा है। और अब की बार दक्षिण चीन सागर में चीन का युद्धाभ्यास हुआ है। गोंगडाओ वो जगह है जो कि असल में दक्षिण पूर्व का हिस्सा है, वहां का एक शहर है, और उससे निकलता हुआ एक पेनिनसुला है लिझोउ, जहां पर उसने ये युद्धाभ्यास किया है। दक्षिण चीन सागर में ये युद्धाभ्यास, इसके मायने क्या है सुमित? देखिए, लगातार ये पोस्टरिंग चीन बहुत लंबे समय से कर रहा था। ये लाइव फायर ड्रिल क्या होती है सुमित? लाइव फायर ड्रिल क्या है? लगातार लाइव फायर किया जाएगा, टारगेट सेट किए जाते हैं और बिल्कुल रियल टाइम पिक्चर्स, ये रियल टाइम टारगेट्स को अचीव किया जाता है। लेकिन मैं आपको दिनेश लगातार कह रहा हूं कि ये चीजें हम पिछले 2 महीने 3 महीने से देख रहे हैं कि ग्लोबल टाइम्स कभी तिब्बत के अंदर लाइव फायर करता है, कभी कहता है कि हमने वॉर ड्रिल किया, हमने एक्सरसाइज किया, और अब हम साउथ चाइना सी में देख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ साइऑप्स का तरीका है। चीन कभी भी कोई ना तो जंग लड़ता है ना कुछ करता है, लेकिन प्रेशराइज इस लेकिन वो तो ये कह रहा है कि आपने अपने 2 बड़े वॉरशिप्स को यहां भेज दिया, और आपके जिस तरीके से टोही विमान वहां पर और आपके फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल कर रहे हैं, हम वहां पर ये ड्रिल करेंगे। क्या ये अमेरिका को और उकसाने वाली कार्रवाई नहीं है? ये अमेरिका को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि ये पेपर टाइगर्स हैं, ये लगातार साई ऑप्स करते हैं। चीन ने जब भी किसी देश पे प्रेशर बनाने की कोशिश की तो इस तरीके के वीडियो सामने आते हैं, और ये हमने भी देखा कि ग्लोबल टाइम्स या दूसरी एजेंसीज को चीन किस तरीके से इस्तेमाल करता है इन सब चीजों के लिए। और ये लगातार वॉर ड्रिल्स या फिर वॉर एक्सरसाइज इसी तरीके, क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज भारत की होनी है, और ये चीन जानता है कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी जिसमें 4 देश, लगभग ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होने वाला है। यही वजह है कि चीन ये पोस्टिंग कर रहा है कि समुद्र के अंदर वो भी अपनी पैड बनाना जानता है, वो भी अपनी पैड उसी तरीके की रखता है। दिनेश, नहीं, लेकिन ये क्या उसका ये दिखाना, ये वाकई क्या अमेरिका और बाकी जो देश उसके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं उनकी ताकत को कहीं मैच करता है, या सिर्फ फुफकारना चाहता है? वो सिर्फ फुफकारना चाह रहा है। और कहीं पर भी अगर चीन कंपैरिजन भी करे, आप छोड़ दीजिए दुनिया की, अगर अमेरिका के युद्धपोत की बात करे, जो निमिट्स है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है, और यही वजह है, माफ कीजिएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये वजह है कि चीन उसके कंपैरिजन में नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं नहीं ठहरता। और जब 4 बड़े देश इकट्ठे होकर उसके अंदर उस एक्सरसाइज में शामिल होते हैं या फिर क्या आप जल्दी से ये विजुअल्स हमको एक्सप्लेन करेंगे? जल्दी से जो इसमें दिखाई दे रहा है, ये हमको फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये शायद उनका जो वॉरशिप है वो तैनात है। ये उनका आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, और यहां से लगातार चीनी जो नौसेना है वो अपनी पोस्टिंग कर रही है। ये देखिए, जब आपका एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, उसके दूसरे शिप भी चलते हैं, और ये एक पोस्टिंग, तो मतलब इसमें नेवी शामिल है, इसमें उनकी एयरफोर्स शामिल है, और इसमें जो उनका रॉकेट हैंडल करने वाला जो रेजिमेंट है वो शामिल है। निश्चित तौर पे जो उनका, आप उसको कह सकते हैं कि उसकी रॉकेट फोर्स है, वो भी उसके अंदर होती है। लेकिन ये जब होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेड़े के अंदर, नेवी के अंदर, खुद उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो होते हैं, वो पूरा का पूरा हमला इस तरीके से होता है कि एक पूरा का पूरा बेड़ा चलता है ताकि आप उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को सिक्योर कर सके। तो यही विजुअल हम देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे पीछे और दोनों तरफ इस तरीके के शिप चल रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रॉयर्स हो चाहे फ्रिगेट्स हो, और ये कुछ दिखाने की पोस्टिंग कर, और इसमें फाइटर जेट्स को और सतह में जो जहाज होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। इसमें सबमरीन शामिल नहीं है। नहीं, सबमरीन नीचे होती हैं। ये तीनों चीजें जो होती है कॉम्बिनेशन होता है। मैं लगातार कह रहा हूं, सबमरीन कभी भी अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करती, क्योंकि कहा जाता है कि सबमरीन ने अगर अपनी लोकेशन डिस्क्लोज तो फिर वो काहे कि सबमरीन, बिल्कुल निश्चित तौर पर, तो उसने अपना मिशन ही सारा खत्म। सुमित आप बैठे, मैं कुलकर्णी साहब के पास जाता हूं। कुलकर्णी साहब, अब सवाल यह है कि अमेरिका जो इस दादागिरी का इतने दिनों से विरोध करता रहा, यूनाइटेड नेशंस का खुला उल्लंघन किया है उसने फिलीपींस वाले मामले में, और एक तरीके से वो जो निर्णय आया था इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का वो फाड़ के फेंक दिया। पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका ने आधिकारिक रूप से कहा कि चीन का दक्षिण चीन सागर पर दावा गलत है? ये बहुत पहले से क्यों नहीं शुरू हुआ सर? मैं इसी सवाल को लेकर डिन्नी साहब के पास जाता हूं। कुलकर्णी साहब से हमारा संपर्क नहीं। डिन्नी साहब, दिनेश जी, इसका एक ही कारण यह है कि अमेरिका हमेशा ये अभी तक यही मान रहा था
कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो शायद एक पूरे ग्लोबलाइजेशन के जो माहौल में अपने आप को दूसरों के जैसे बन जाएगा, लेकिन उनका ये कभी उनको एहसास अब होने लगा है कि वो कभी बदल नहीं सकते, वो दूसरों को बदलने में लगे हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी आप एक दूसरा चीज और एक बताना चाहूंगा मैं कि अभी यूएस का एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें बताया जाता है कि हर 10 घंटे में एक चाइनीज खुफिया को वो पकड़ रहे हैं, हर 10 घंटे में अमेरिका के अंदर। आप देखिए कितना चाइना उनके अंदर अभी क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये लेवल ऑफ एक्टिविटीज इतना बढ़ाया जा रहा है कि उनकी खुद की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो उनकी साइबर सिक्योरिटी है और बाकी जो चीजों में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है अभी। तो इसीलिए अभी अचल मल्होत्रा साहब के पास आप ही की बात को एक्सटेंड करते हुए ले जाता हूं। अचल मल्होत्रा साहब, एक तरफ दादागिरी, दूसरी तरफ हर एक देश में अपने इन पर्सन लोगों को उसने भेजा हुआ है जो जासूसी कर रहे हैं, साथ में हुआवी जैसी कंपनियां जो दूसरे तरीके से जासूसी कर रही हैं। कितना बड़ा खतरा है सर ये चीन पूरी दुनिया के लिए? जी हाँ दिनेश, इसीलिए तो देखिए पूरी दुनिया अब चाइना के खिलाफ हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये साफ उभर के आ गया है कि शी जिनपिंग ने अपने प्रीडेसेसर्स की जो पॉलिसी थी, बाइड योर टाइम एंड हाइड योर स्ट्रेंथ, इसको छोड़ दिया है। वो अग्रेशन, एक्सपेंशन, विस्तारवाद और आर्थिक रूप से छोटे बड़े देशों को गुलाम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उसकी इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल दुरुपयोग कर रहा है। अब पूरी दुनिया में जैसे जैसे ये रियलाइजेशन हो रही है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ये रियलाइजेशन हो रही है। एक ऑब्जर्वेशन ये भी है सर अचल मल्होत्रा साहब, ये एक ऑब्जर्वेशन और भी है कि अब इतना आगे चीन बढ़ गया है कि अगर वो कदम पीछे खींचता है तो वहां खासतौर से सीसीपी के लिए और शी जिनपिंग के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुलकर्णी साहब, ऐसा है क्या? इसीलिए वो पीछे नहीं हट पा रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि शी जिनपिंग जो है अपने आप को एक माओ के तौर पर देखना चाहता है, जो कैसे उसको लगता है कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। और वो संजू की जो नॉर्मल सोच है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। अब शी जिनपिंग को लगता है कि वक्त आ गया है और कोल्ड वॉर के बाद इससे ज्यादा अब चीन आगे जाने की जो उसने चीनी आम आदमी को बताया था कि 2021 तक वो पर कैपिटा इनकम बढ़ाएगा, वो ऐसे करेगा, वो अब उसको खुद लगने लगा है नहीं हो पा रहा है। और अमेरिका को भी अब इस वक्त लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने चीन को आगे करने की कोशिश की, उन्होंने सोचा लोकतंत्र होगा, तो ये लोकतंत्र नहीं, वो तो विस्तारवाद में लग गया है। तो जब इस बात का अमेरिका को भी पता है और जिस तरीके से चलिए सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, सर आपके पास दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेने हैं। लेकिन ये जो कहा जाता है पावर ग्रोज विद द बैरल ऑफ गन, इसमें ये बैरल और ये पावर कभी किसी की सगी नहीं हुई। जो बैरल आप दूसरे की तरफ तानते हैं वो कब आपकी तरफ घूम जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। हमारे दर्शकों के सवाल और उनकी टिप्पणियां लेने का वक्त आ गया है। ये हमारे एक दर्शक हैं आशुतोष कुमार, आपकी बार चाइना का शौक भारत को पूरा कर देना चाहिए। एक बार आर्टिलरी खुलते ही चीनी चमगादड़ सेना भागना खड़ी हुई तो कहिएगा, कहने का मतलब यह कि युद्ध के लिए उकसावट और ये फुफकारना बहुत हो गया, अब जवाब दे दिया जाना चाहिए। कुलकर्णी साहब, टिप्पणी आपकी। वक्त आ गया है और चीन को इस बात का एहसास होना है, पूरे लोकतांत्रिक देश जो है वो सब एकजुट हैं और चीन को अब उसको बिल्कुल जिस तरीके से हरकतें कर रहा है उसको जवाब देना चाहिए, उसको जवाब अब मिलना चाहिए, पूरी दुनिया की तरफ से मिलना चाहिए। अगला सवाल हम ले लेते हैं और उस पर जवाब ले लेते हैं जल्दी से। आशुतोष कुमार कहते हैं कि चीन आखिर क्यों पूरी दुनिया को बर्बादी की तरफ धकेलना चाहता है? क्या चीन ने पहले से ही इस युद्ध की तैयारी कर ली है और कोरोना काल में अपनी विश्व शक्ति या वैश्विक थानेदार बनने का लक्ष्य साफ दिख रहा है? अब तो ये लगता है सर कि इसमें कोरोना के लिए कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता चीन को। दिन्नी साहब, हमारे वहां पर कहा है ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, तो वो अभी इनका बिल्कुल वही है, हो रहा है। और उनको अभी लग रहा है कि पूरे जो क्या बोलते हैं दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर वो अभी बन गए हैं और उनको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है कि 2035 तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारा वक्त आ गया है और इसी वक्त में हम सबसे लड़ाई भी कर सकते हैं और ये क्षमता रखते हैं करके ये जो अहंकार वाली बात चाइना में अभी हमको देखने को मिल रहा है। अहंकार में तो कभी शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति या कभी राज्य नहीं टिका। क्या चीन को यह खबर नहीं? द्विजेंद्र कहते हैं हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि चीन ने एक साथ इतने सारे देशों के साथ फ्रंट क्यों खोल दिए हैं। जरा सोचिए, आज पूरी दुनिया उसकी वुहान वायरस के बारे में बात कर रही होती और उसने अपने लैब में विकसित किया और इस तरीके से उसने ध्यान बटा दिया। क्या सर ये ध्यान बटाने के लिए इस हद तक चला गया है चीन? क्या यह भी मुमकिन है? अचल साहब। नहीं, देखिए ध्यान हटाने की एक हद होती है। अगर ध्यान हटाना होता तो वो चीन के
चीन जो है खुद फ्रंट खोलता, लेकिन इस समय पूरी दुनिया ने चीन के खिलाफ एक फ्रंट खोला है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि चीन बिल्कुल बिनाइन नहीं है। उसकी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, चाहे वो उसकी डेवलपमेंट असिस्टेंस है, चाहे उसके लोन देने की उसकी डेट ट्रैप पॉलिसी है, ये सब पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है। चीन तो इस समय कॉर्नर हो रहा है, क्योंकि अब तक जो उसने एग्रेशन और ये सब अपनी दिखाने की कोशिश करी है, वो अब बैकलैश हो रहा है उसके पास। ये देखिए, पिछले 3-4 साल से अंडर करंट्स जो थे एंटी चाइना सेंटिमेंट के, वो दिखाई दे रहे थे पूरी दुनिया में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके खिलाफ आवाजें उठ रही थी, डेट ट्रैप पॉलिसी के खिलाफ आवाजें उठ रही थी, उसकी जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसके बारे में उसके खिलाफ आवाजें उठ रही थी। तो अब कोविड-19 के बाद सडनली जो एंटी चाइना सेंटिमेंट है वो एक एंटी चाइना कैंपेन में बदल गया है, और खास तौर से इसे यूएस लीड कर रहा है, दूसरी डेमोक्रेसीज को साथ लेने की कोशिश कर रहा है। वजह एक ग्रेट इनसाइट सर, ग्रेट इनसाइट। वक्त कम है, अगला सवाल और उस पर आपका जवाब भी ले लेता हूं। जर्नलिस्ट कुमार महेंद्र सिंह हैं ये, जब कहते हैं जब भारत दुनिया में कोरोना से लोग, भारत समेत पूरी दुनिया में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में युद्ध किसी के भी हित में हो सकता है? चाइना क्या ये सोच रहा है कि अगर आग लगेगी तो उसका घर जद में नहीं आएगा? जिंदल साहब, चाइना को जो समझ लेना चाहिए, मेरा ख्याल अभी उसको बहुत घमंड हो गया है अपनी उसकी इकोनॉमी का, लेकिन ये है कि अभी वो जान गया है कि ये जैसे भारत ने उसको मुंह जोड़ जवाब दिया है और अपनी ताकत दिखाई है, अब उसको मालूम नहीं हो रहा कि वो क्या करे। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि सारा जो दुनिया के बाकी देश हैं वो भी साथ में जुड़ गए हैं। और सर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, आप सभी मेहमानों को बता दूं, ये बेहद अहम खबर, इसीलिए दर्शकों के सवालों के बीच में इसको लेना पड़ रहा है। ये आ रही है मिडिल ईस्ट से, बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर है ये। इजराइल और लेबनान सीमा पर जोरदार झड़प, इजराइल लेबनान सीमा पर भारी गोलीबारी। इजराइल ने लेबनान के हमले को विफल किया और इजराइल ने लेबनान पर जवाबी फायरिंग की है। लेबनान पर इजराइल ने मिसाइल दागी है। सीमावर्ती इलाके में घर में रहे लोग, इस तरह की ताकीद भी इजराइल की तरफ से जारी की गई है। बहुत संक्षिप्त इसमें मैं आपसे चाहूंगा सिवाट साहब आपकी टिप्पणी। हेयर ट्रिगर अलर्ट पर पूरी दुनिया है, किसी भी जगह पर कोई तनाव एक बड़े युद्ध का कारण बन सकता है, क्या इधर आप ये चिंता देखते हैं सर? बात नहीं है। इजराइल अगर कोई भी उन पर अटैक करना चाहता है, पोस्टिंग करना चाहता है उस एरिया में, तो इजराइल का रिस्पॉन्स बहुत स्विफ्ट होता है। वो एकदम से जो है उसका जवाब देते हैं और ये मैसेज भेज देते हैं कि अगर दोबारा किया आपने तो आपको बर्बाद करने का हम पूरी तरह से सक्षम हैं। तो इसका जो है लोकलाइज अफेयर है, फॉर द टाइम बीइंग जो आगे बढ़ने वाला नहीं है ये। तो इसमें कोई इस पर मैं जल्दी से एक और रिएक्शन लेना चाहूंगा सुमित से। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये घटनाक्रम क्या दिखा रहा है और क्या ये पूरी दुनिया के लिए तनाव का विषय हो सकता है या लोकलाइज देखा जाए इसको? देखिए, इसको थोड़ा सा आप लोकलाइज देख सकते हैं क्योंकि ये काफी लंबे समय तक चलता है और हमने देखा कि पीछे भी कुछ इसी तरीके की चीजें दिनेश सामने आई थी कि जब लेबनान ने अटैक किया हो या फिर इजराइल का जो आपस में खींचातान चले और काफी लंबे समय से, तो इन चीजों को लेकिन ये जरूर है कि ये चीजें कब कहते हैं कि ये चीजें कब टर्न अराउंड हो जाती हैं, कब इसको स्पार्क मिल जाता है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। कुलकर्णी साहब की एक 15 सेकंड की टिप्पणी इस पर ले लेता हूं। कुलकर्णी साहब, पर आप याद रखिएगा इजराइल ने ईरान के ऊपर क्या कहा, जो ईरान के ऊपर हुआ और उसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन किया, तो इजराइल है वो कभी भी किसी भी देश को इर्द गिर्द आगाह करना चाहता है कि आप अपनी सीमा में रहिएगा, आप सीमा से बढ़ेंगे तो आपके साथ बरखिलाफ ये कार्रवाई होगी। ये धीरे धीरे जो तनाव है जरूर इस बात को दर्शाते हैं, ये आज की तारीख में दुनिया भर में टेंशन है, तनाव है, और ये खासकर जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में है इसका कंट्रोल और ऊपर खतरा है। लेबनान, ईरान, ये जो देश है इनसे खतरा है। जो इजराइल है, इन दोनों देशों को अपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है सर कि ये इजराइल को बताना आता है 10 फार नो फर्दर, यहां पर आकर रुकिए, इसके बाद मेरे राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं, जवाब मैं दूंगा। और जाहिर है ये अनुकरणीय तरीका है। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ आज चर्चा में शामिल होने के लिए। अड़ी क्योंकि हमें है देश की बड़ी। आज के लिए इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।